हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 8 के अंतर्गत बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन। इस अध्याय के अंतर्गत मैं 2 वीडियो और अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। यह इस अध्याय से संबंधित तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1 के अंतर्गत प्रश्न 3, निम्न व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 3 में दिया गया है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से 4 प्रश्नों को हल करना बताऊंगा मैं, और बाकी जो प्रश्न बचेंगे उनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, वो भी इन्हीं नियमों से बनना है। तो एक सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, हम लोग इतना मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज बनता है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। अगर आप लोगों के परिचित में कोई हैं तो उनके पास वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी सूचना मिलती रहे। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा आते हैं पॉइंट पे। देखिए प्रश्न लिखा है, प्रश्न 3, निम्न व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 यहाँ पर लिखा है। पहला प्रश्न ये है 6m² और 12ml3। दूसरा प्रश्न है हमारा 24a² 20bc²। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो हल करने के लिए आप जब भी फेयर कॉपी में करोगे तो इस तरह हल करना है। क्या करेंगे, पहले प्रश्न को लिखेंगे, ये प्रश्न है हमारा, जस का तस उतारना है। इसके बाद क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कभी भी दो बीजीय व्यंजकों का गुणन महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, पहले उनके गुणांकों का, ये संख्या रूप में जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं गुणांक, तो गुणांकों का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इसलिए पहले लिखेंगे गुणांक 6 व 12 का महत्तम समापवर्तक। तो 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, या 6 के पहाड़ा में 12 आता है, इसका मतलब 6 क्या हो जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक। दी गई 2 संख्याओं में से छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या भाग चला जाता है तो वही छोटी संख्या क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। ये पिछला वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। चलिए इनका देखें। चरांक देखें इन दोनों व्यंजकों में, इसमें पहला चरांक m है, इसमें भी m है, तो यहाँ पर m का घात 2 है, यहाँ पर m का घात 1 है। तो अगर 2 चरांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो और दोनों एक समान चरांक है, दोनों m है, तो जिसका घात छोटा होता है वही महत्तम समापवर्तक होता है। तो इसमें घात 2 है, इसमें घात 1 है, तो इसका मतलब m क्या हो जाएगा, दोनों का महत्तम समापवर्तक। इसमें देखें l3, तो l का घात छोटा है इसलिए l। अब देखें हो गया, 2 चरांक है कुल, दोनों का निकाल लिए, गुणांकों का भी निकाल लिए। अब इन दोनों बीजीय व्यंजकों को क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो कैसे निकालते हैं, ये जो 3 है, गुणांक का महत्तम समापवर्तक, प्रथम चरांक का महत्तम समापवर्तक, द्वितीय चरांक का महत्तम समापवर्तक, तीनों को गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 6ml तीनों गुणनफल के रूप में लिख दिए। यही क्या है, ये जो दिए गए 2 बीजीय व्यंजक है इनका महत्तम समापवर्तक है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। गुणांकों का महत्तम समापवर्तक लिखना है, प्रथम चरांक, द्वितीय चरांक, उसके बाद तीनों का गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो वो हो जाता है दी गई बीजीय व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और प्रश्न लिखा है। देखिए 24a² bc और 20bc² का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अभी बताए हैं उसके अनुसार। पहले क्या करेंगे, गुणांकों का, तो गुणांक 24 और 20 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो छोटी संख्या देखो 20, तो 20 के पहाड़ा में 24 तो नहीं आता, तो 20 का क्या लिखेंगे हम लोग, लिख कर देखेंगे गुणनखंड। क्या लिख कर देखेंगे, गुणनखंड। ठीक है, 20 के पहाड़ा में 24 नहीं आता, लेकिन 10 के पहाड़ा में नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद देखें 5 के पहाड़ा में नहीं आता 24, 4 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब 4 क्या हो गया, इसका महत्तम समापवर्तक। ठीक,
करने का नियम क्या है, पहले भी और बता चुका हूं और बता रहा हूं। छोटी संख्या का गुणनखंड लिखेंगे और उनमें से बड़ी तरफ से देखते जाएंगे कि इसके पहाड़ा में जो बड़ी संख्या है वो आ रहा है। तो 20 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 24 4 में आता है। इसका मतलब 4 दोनों को महत्तम समापवर्तक। यहाँ देखें 1 घात 2 है, 1 घात 0। 1 घात 0 क्यों लिखे, देखिए यहाँ a स्क्वायर है जबकि यहाँ पर a चरांक नहीं है। तो जहां पर एक ही पद में a चरांक है दूसरे में नहीं है तो मतलब वहां पर 1 का घात 0 है। 1 का घात किसी का भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका घात छोटा है, ठीक, यहाँ नहीं है तो उसको 0 घात के रूप में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे तो यहाँ 1 का घात 0 है, यहाँ 2 है तो ये छोटा है तो 1 का घात 0, 1 का घात 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम यहाँ दोनों तरीका से लिख सकते हैं, 1 का घात 0 बराबर 1 लिख दो, ठीक। यहाँ देखो दोनों b है तो घात समान है तो कोई छोटा बड़ा नहीं है तो कोई 1 लिखेंगे। c और c स्क्वायर में c इसका निम्नतम घात है। अब देखिए इसका क्या लिखना है, हमको महत्तम समापवर्तक लिखना है। तो जो भी प्राप्त हुआ गुणांक गुणा यहाँ क्या आया 1, तो 1 को गुणा के रूप में लिखेंगे तो उतना ही आता है। ये क्या है b, ये हो गया c, तो क्या हो गया 4bc, क्योंकि 1 के साथ गुणा करने पर 4 एकम 4 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 4bc, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इस प्रश्नावली से 2 प्रश्न और देखते हैं। चौथा प्रश्न के रूप में लिखा है 14x क्यूब y 21x z का पावर 5। घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसलिए इसको पढ़ेंगे 21x z का पावर 5। अब इसका मान लीजिए महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अभी जो 2 प्रश्न बताए वैसे ही करना है। पहले क्या करेंगे, फेयर कॉपी बनाएंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे प्रश्न को, ठीक है। लिख देने के बाद उसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो पहले गुणांकों का, ये गुणांक है 14 और ये 21, तो 14 और 21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो देखिए छोटा संख्या क्या है इन दोनों में 14, तो 14 से भाग नहीं जाता है। तो 14 का क्या क्या होता है, 14 का गुणनखंड 1 2 7 और 14, तो 14 से भाग नहीं जाता है 21, लेकिन 7 से जाता है। इधर से आएंगे तो 7, इसका मतलब 7 हो गया 14 और 21 का महत्तम समापवर्तक। यहाँ देखें निम्नतम घात बताए हैं, ये x का घात 3 x का घात 1 है तो 100 हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। यहाँ देखें ये y है, 2 चरांक, पहला चरांक तो दोनों में x है, दूसरा चरांक क्या है इसमें y है जबकि इसमें z है। अब जब अलग अलग चरांक हो तो उसका जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हमेशा 1 होता है। अब क्यों होता है यहाँ समझाता हूँ। देखिए किसी भी चरांक का पहला जो गुणनखंड होता है वो 1 होता है, उसके बाद वो स्वयं हो गया y। उसी तरह अगर z का पावर 5 का देखें तो इसका भी पहला गुणनखंड 1 होगा, फिर z होगा, फिर z स्क्वायर होगा, फिर z क्यूब होगा, उसके बाद z का पावर 4 होगा, z का पावर 5, इसके इतने गुणनखंड होंगे। तो देखो दोनों में उपस्थित सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, दोनों में एक ही है। इसीलिए कहा जाता है कि जब अलग अलग चरांक हो और उन दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो सीधा लिख दो 1, क्योंकि एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ठीक। बाकी तो अलग अलग चरांक है तो बाकी उभयनिष्ठ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, एक दोनों में मिलने का, तो इसका कुल मिला के 1 ही मिलता है, इसलिए हो आएगा 1। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, दोनों बीजी व्यंजक का क्या करते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, पहले से बता दिए हैं। यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा उसका गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 7 गुणित x गुणित 1, तो 7 1 कम क्या होगा 7, x का x, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक। 1 के साथ किसी का भी पहाड़ा पढ़ो तो वही आएगा। तो इस तरह 7 1 कम 7, x का x, इस तरह हो गया। ये जो दिए गए 2 बीजी व्यंजक है इसका महत्तम समापवर्तक। चलिए जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। यही प्रश्न 3 का ही ये प्रश्न है। 6pqr 23xyz, इसका क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणांक 6 व 23 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। इसको गुणांक बोलते हैं संख्या के रूप में। तो 6 और 23, देखिए यहाँ ये अभाज्य संख्या है। जब 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे हो और उनमें से एक अभाज्य संख्या है
ठीक है, तो यहाँ हमेशा 1 इसका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। चरांक का देखिए, यहाँ दोनों अलग अलग, इसमें प्रथम चर p है, जबकि इस बीजी व्यंजक के पद में प्रथम चर x है, तो p और x अलग अलग चरांक है, इसलिए 1 होगा इसका। यहाँ भी अलग अलग चरांक है तो 1 होगा, यहाँ भी अलग अलग चरांक है। तीसरा चरांक देखिए r और z, यहाँ भी 1 होगा। अब ये दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, तो सबका गुणा करते हैं, तो सभी में देखिए 1 है, तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 का कितना बार भी गुणा करो, अब 1 का 4 बार ऐसे गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 1 कम 1 ही आएगा। ये हो गया इसका महत्तम समापवर्तक होगा इस बीजी व्यंजक के पद का 1। ठीक है, तो चलिए आगे आइए। इस अध्याय बीजी व्यंजक गुणन के गुणनखंड एवं गुणनखंडन, तो गुणनखंड तो हम पिछले वीडियो में समझ गए, 2 बीजी व्यंजक के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ये देखें। अब अगला जो टॉपिक है वो है गुणनखंडन। गुणनखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये गुणनखंडन किसे कहते हैं, गुणनखंडन किसे कहते हैं, यहाँ देखिए परिभाषा लिखा है, और यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से 2 बीजी व्यंजक या 2 से अधिक बीजी व्यंजक के पद दिए हों तो उनका गुणनखंडन कैसे करते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ध्यान से देखिए, लिखा है गुणनखंडन किसे कहते हैं, किसी व्यंजक को उसके गुणनखंडों के रूप में लिखने को गुणनखंडन कहते हैं। परिभाषा पढ़ के समझ में नहीं आता, जब ये उदाहरण हम हल करेंगे और उदाहरण जब गुणनखंडन करेंगे उसके बाद इसको जोड़ते हुए समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें नियम करना क्या रहता है, द्विपदी या बहुपदी व्यंजक, यहाँ पर 2 पद वाला व्यंजक लिए हैं, यहाँ 2 से अधिक 3 पद 4 पद वाला भी व्यंजन हो सकता है, इसलिए लिखा है द्विपदी या बहुपदी व्यंजक के उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणक के रूप में लिखने के लिए दिए गए द्विपदीय या बहुपदीय व्यंजक के प्रत्येक पद के सबसे बड़े उभयनिष्ठ पद को ही, गुणनखंड को ही बोला जाता है महत्तम समापवर्तक, को कोष्टक के बाहर के रूप में लिखते हैं। कोष्टक के बाहर लिखते हैं तो उसी को कहा जाता है गुणनखंडन करना। चलिए उदाहरण से देखते हैं, फिर ये जितना भी परिभाषा के रूप में शब्द लिखा है वो सारा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास 2 बीजी व्यंजक के पद हैं, इनका गुणनखंडन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों जो बीजी व्यंजक के पद हैं इनका क्या करना है, हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, ये गुणांकों का महत्तम समापवर्तक, तो 4 और 18 का गुणांक, जो गुणांक है इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 2 होगा। ठीक, अब इनमें देखो तो यहाँ महत्तम समापवर्तक बताए हैं, जिस चर राशि में चर राशि का घात सबसे कम हो उसी को लेते हैं, तो x² x में x आएगा, y² है इसमें y है, तो दोनों का अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे y आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों बीजी व्यंजक के जो पद हैं उनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्न को लिख दिए, यही हमारा प्रश्न है, इन्हीं का गुणनखंडन करना है। प्रश्न को लिखेंगे, बराबर चिन्ह को उस पार क्या करेंगे, ये 4x² y², तो सभी में ये महत्तम समापवर्तक है, तो इसी के गुणनफल के रूप में लिखना है इनको। तो बताओ 4 2xy के साथ किसका गुणा करें, तो ये आएगा, तो 2 है, यहाँ हमको लाना है 4, तो 2 का गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब x है, जबकि x² प्राप्त करना है तो x का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ y है, जबकि y² प्राप्त करना है तो y का गुणा करना पड़ेगा। तो ये पद को देखो, इसका अगर आपस में गुणा करें तो हमें ये पद मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही बदलना है। महत्तम समापवर्तक को पहले लिखेंगे, दोनों पदों के महत्तम समापवर्तक को इसलिए पहले से लिख दिया हूं मैं। ठीक, इसका महत्तम समापवर्तक भी है, इसका भी। तो लिखने के बाद यहाँ देखना है, प्रथम पद के लिए 4 लाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, x² लाना है तो पहले से x है इसमें, x का, y² लाना है तो y है तो y का। ठीक, आप देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, आप देखिए ये पहले से महत्तम समापवर्तक लिख दिए हैं। अब 18 प्राप्त करना है और 2 है तो क्या होगा, इधर 9 होगा, तभी तो 9 दूनी 18 होगा।
अब एक सवाई, तो एक सवाई पहले से है तो और कोई संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का गुणा करके देख लेना, इतना आता है। अब देखिए ये हमें इस माइनस चिन्ह के दोनों तरफ दो पद प्राप्त हुए गुणनफल के रूप में। इनमें देखो इसमें भी 2xy है, इस पद में, इसमें भी 2xy है। तो 2xy को क्या करेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन लेना। तो उभयनिष्ठ लिए दोनों में है, दोनों में हो उसी को उभयनिष्ठ बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों पदों में 2xy है, तो दोनों पदों में 2xy है तो उसको उभयनिष्ठ ले लिए। और जो बचा उसको कोष्टक के अंदर लिखना है, तो इसको ले लिए। तो इसमें क्या बचा, 2xy बचा। अब माइनस चिन्ह को उस पर इसको निकाल लिए तो क्या बचा, 9 बचा। तो ये हो गया इसका, ये जो दो बीजी व्यंजक के पद हैं इसका गुणनखंडन, इसी को गुणनखंडन बोलते हैं। ये दो जो बीजी व्यंजक के पद है इसका गुणनखंडन करेंगे तो इस तरह प्राप्त होगा। देखिए स्पष्ट लिखा है, किसी व्यंजक को उसके गुणनखंडों के रूप में लिखने को क्या कहा जाता है, गुणनखंडन कहते हैं। तो ये बीजी व्यंजक है, इनका ये भी गुणनखंड है दोनों का, ये भी, तो दोनों के गुणनखंडन के रूप में गुणनखंड के रूप में लिख दिए। ठीक है, लिखा है ना, गुणनखंडन के रूप में लिखना क्या कहलाता है, गुणनखंडन। लिखा है स्पष्ट, गुणनखंडों के रूप में लिखने को गुणनखंडन कहते हैं। तो ये यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है कि द्विपदी या बहुपदी व्यंजक उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणक के रूप में, यही क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणक। गुणक का मतलब होता है जब किसी संख्या को इस तरह गुणा करते हैं, मान लीजिए 13 गुणित 5, तो 13 हमारा गुणक है, गुणक संख्या कहलाता है, और गुणा चिन्ह के उस पार वाला संख्या कहलाता है गुण्य। और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है, जैसे 13 5 65, इसको बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, याद रखें, जैसे भाजक भाज्य भागफल होता है वैसे ही इसका भी नाम होता है। प्रथम संख्या इस तरफ से हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं तो ये संख्या कहलाता है गुणक, गुणा चिन्ह के उस पार वाला संख्या कहलाता है गुण्य, और गुणा करने के बाद जो प्राप्त संख्या होता है वो कहलाता है गुणनफल। तो यही वही चीज लिखा है यहाँ कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और गुणक के रूप में देखो यहाँ इसके भी, इस पद के बीच में और इस पद के बीच में गुणा हो रहा है, तो गुणा हो रहा है, तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसको गुणक के रूप में लिखे हैं, ये गुण्य के रूप में लिखा है ये पद, इसीलिए लिखा है उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणक के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, द्विपदी या बहुपदी व्यंजक के प्रत्येक पद के सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी महत्तम समापवर्तक को कोष्टक के बाहर लिखा जाता है। देखिए सबसे बड़े यही महत्तम समापवर्तक को कोष्टक के बाहर लिखे, यही कहलाता है दो बीजी व्यंजक या बहुपदी बीजी व्यंजक का गुणनखंड करना। इस तरह गुणनखंड किया जाता है। आगे के प्रश्नों में इसको और अच्छे से समझें।